प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कांग्रेस महासचिव का पदभार संभाला और आज ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। वाड्रा से ईडी ने 5 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। सफेद कार में अपने घर से प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा एक साथ ईडी के दफ्तर तक गए। कार से वाड्रा तो पूछताछ के लिए उतर गए, लेकिन प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस दफ्तर के लिए निकल गई। उधर ईडी के दफ्तर में अंदर पहुंचते ही वाड्रा ने रजिस्टर पर दस्तखत किए और इस दौरान वाड्रा के वकील उनके साथ थे। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट से 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए ईडी के 3 सीनियर अफसरों की टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व डिप्टी डायरेक्टर राजीव शर्मा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाने वाले सवालों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। ईडी ने वाड्रा से पूछा कि संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा, सुमित चड्ढा, सीसी थम्पी से क्या है संबंध। इस पर वाड्रा ने जवाब दिया कि संजय भंडारी और सुमित चड्ढा से कोई कारोबारी संबंध नहीं है। इस दौरान उनका सामान मनोज अरोड़ा और उनके बीच की ईमेल से कराया गया, जिस पर वाड्रा ने कहा कि मनोज अरोड़ा को पहले से जानते हैं। पहले मनोज मेरा कर्मचारी था, लेकिन उसने मेरी ओर से कोई मेल नहीं किया। साथ ही पीएमएलए के तहत मनोज अरोड़ा का बयान भी वाड्रा के सामने रखा गया। ईडी ने पूछताछ में लंदन में खरीदी गई 8 से 9 संपत्तियों से जुड़े सवाल भी दिए थे, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लंदन में उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति नहीं है। आरोप है कि पेमेंट के लिए डिफेंस और पेट्रोलियम डील में मिली दलाली के पैसे का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों की माने तो ईडी को पैसों के लेन देन की जानकारी लंदन और दुबई से मिली है। वाड्रा से पूछताछ का हिस्सा इन्हीं रिश्वत को लेकर था। सूत्रों का यह भी कहना है कि रक्षा खरीद और पेट्रोलियम डील में रिश्वत ली गई थी। ऐसे लेन देन के दस्तावेजों का भी रॉबर्ट वाड्रा से आमना सामना कराया गया। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कुमार सोनू के पास, जो इस वक्त सीधे ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव है। सोनू, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि 5 घंटे पूछताछ चली। जो सबसे ज्यादा आरोप है वो संजय भंडारी को लेकर लगाए जा रहे हैं। संजय भंडारी से अपने रिश्तों को साफ साफ नकार चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, और क्या कहना था इस पूछताछ में उनका? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि जो पूछताछ हुई उसमें कई मेल के प्रिंटआउट भी रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखे गए, जिसमें संजय भंडारी को मेल किया गया था और सीसी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को किया गया था। तो रॉबर्ट वाड्रा ने उन मेल को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई मेल किया गया हो, और संजय भंडारी को से तमाम रिश्तों से को उन्होंने नकार दिया। हालांकि ईडी के अधिकारी लगातार ये कहते रहे कि जो भी आप बयान दे रहे हैं वो हमें लिखित रूप में दीजिए ताकि हम कोर्ट में उसको रख सकें, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने उन बयानों को लिखित रूप से देने से मना कर दिया। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर आप किसी भी तरह से झूठ बोलते हैं तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसलिए आपका जो बयान होगा वो हम उसको सही मानकर चलेंगे। अगर वो झूठ पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी होगी। पहली बात तो ये, लेकिन जिस तरह से लगातार ये पूछताछ हुई, कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें दीपक जी अब मैं बता दूं कि बढ़ने वाली हैं। हालांकि 16 फरवरी तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत है, लेकिन मुश्किलें अभी थमी नहीं है, कम नहीं हुई है। फिलहाल अभी भी मैं आपको बताऊं कि इसी दफ्तर में जो है रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, अभी भी गाड़ी अंदर है। हालांकि प्रियंका गांधी के आने की अनुमान थी, उनकी अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी यहां पर आ सकती है उनको लेने के लिए, लेकिन एसपीजी भी लगाई गई, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टिंग है प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पास एसपीजी नहीं है। तो कुछ देर तक, आधे घंटे के करीब तो एसपीजी रही, लेकिन उसके बाद वो चली गई। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब यहां नहीं आने वाली है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी अभी भी अंदर है और किसी भी तरीके से कोई भी लिखित बयान रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के अधिकारियों को नहीं दिया है, और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में जो मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा, इनको आमने सामने बिठाकर भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। जी सुनो, मनोज अरोड़ा के ईमेल से इनकार किया रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि वो संजय भंडारी को नहीं जानते। उन्होंने किसी भी तरह का लेन देन से इनकार किया। एक जो बड़ा सा फ्लैट है ब्रैंस्टन स्क्वायर लंदन में, उससे भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी लंदन में नहीं है। इस पूरी पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा कितनी बड़ी वकीलों की टीम लेकर आए थे? कौन कौन वकील उनके साथ थे? देखिए, जब रॉबर्ट वाड्रा तकरीबन 4 बजने में जब 5 मिनट थे तो ईडी के कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन उससे महज 15-20 मिनट पहले ही एक वकीलों की बड़ी फौज पहुंच चुकी थी। केटीएस तुलसी की ये पूरी टीम थी जो यहां पर उनके बचाव के लिए यहां पर खड़ी हुई थी, और तमाम वकील अंदर थे। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि लंदन की जो प्रॉपर्टी है उससे तो उन्होंने साफ इनकार किया ही है, लेकिन जो राजधानी दिल्ली के मालचा मार्ग पे भी जो प्रॉपर्टी है जो इस वक्त ईडी के रडार पर है, उसको लेकर भी साफ ये कहा गया है कि वो सोसाइटी के नाम पर है, उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि
हालांकि पुलिस जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते रहे कि आप जो भी बयान दे रहे हैं वो लिखित रूप में दीजिए ताकि हम कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने किसी भी तरह से लिखित बयान देने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि संपत्ति के बारे में जो उन्होंने बात कही है वो लिखित रूप में देने को तैयार हूं। हालांकि फिर भी अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी लिखित बयान रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिया है। जी, जो कांग्रेस है वो लगातार ये कह रही है कि ये हवाई केस है। आपको क्या सूत्रों से जानकारी मिली है? क्या ईडी के पास वाटर टाइट दस्तावेज इस तरह के हैं जिससे रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप साबित किए जा सके, या ये भी एक हवाई केस है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, मेरी जगदीश जी से बात हुई जो कांग्रेस के लीडर भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी भी हैं, और ईडी उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। तो उनका भी यह साफ कहना था कि ये सिर्फ बीजेपी का प्लांटेशन है, बीजेपी प्लांट कर रही है, बीजेपी साजिश रच रही है। जो मालचा मार्ग की प्रॉपर्टी है वो रॉबर्ट वाड्रा की नहीं है, वो सोसाइटी के नाम पर है। जो लंदन की प्रॉपर्टी है वो वहां जिसकी जिक्र हो रहा है लंदन की प्रॉपर्टी का, कहीं पर भी रॉबर्ट वाड्रा का कोई नाम नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा निर्दोष हैं और किसी भी तरीके से उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जो तमाम आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास तमाम सबूत हैं, ईमेल्स और तमाम डिटेल्स उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखी। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने तमाम ईमेल्स को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं, और रही बात संजय भंडारी की तो मैं उन्हें नहीं जानता हूं, और मनोज अरोड़ा मेरा एम्प्लॉई था तो उस लिहाज से मैं उसे जानता हूं। जी ठीक है सोनू, आप नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपके पास जानकारी के लिए आते रहेंगे। ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी ने पूरी चार्जशीट तैयार कर रखी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक तरफ कांग्रेस पर हमला बोला तो दूसरी तरफ वाड्रा पर पेट्रोलियम और रक्षा डील में दलाली खाने का आरोप लगाकर कई चौंकाने वाले दावे किए। वाड्रा के बहाने भ्रष्टाचार को कांग्रेस का कोर एजेंडा बताकर बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेशी से पहले आज बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसते नजर आए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार कर रखी थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यूपीए के कार्यकाल में पेट्रोलियम और रक्षा डील में करप्शन और रॉबर्ट वाड्रा पर दो तरह से पैसे लेने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा की जो 8-9 संपत्तियां लंदन में हैं, उनमें से एक 2009 में पेट्रोलियम डील और दूसरी डिफेंस डील में खरीदी गई। दो तरह के पैसे, दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था। एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी। आपको बता दें, सेंटेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय भंडारी की है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम डील की दलाली का पूरा पैसा इसी कंपनी के खाते में गया और उसी दिन पैसे से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसके अलावा 2009 में हुई एक डील का पैसा स्काईलाइट नाम की दुबई की एक कंपनी के अकाउंट में गया था। इस कंपनी के मालिक हैं सीसी थम्पी। थम्पी की 1000 करोड़ रुपए के फेमा केस में जांच हो रही थी। सीसी थम्पी ही वो शख्स है जो भंडारी और वाड्रा के लिए काम करता है। बीजेपी ने सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी सीसी थम्पी को जानते हैं? सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है सीसी थम्पी। दरअसल ईडी की जांच वाड्रा तक उस वक्त पहुंची जब आयकर विभाग ने संजय भंडारी के खिलाफ जांच की थी। संजय भंडारी हथियारों का कारोबारी है और फरार चल रहा है। इनकम टैक्स की जांच में संजय भंडारी का संबंध मनोज अरोड़ा से मिला। जांच में पता चला कि मनोज अरोड़ा का करीबी संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साथ है।
अरोड़ा से पूछताछ में लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति का खुलासा हुआ और साथ ही जांच में पता चला कि भंडारी ने 2009 में इस संपत्ति को खरीदा था। इस संपत्ति को 65,000 पाउंड अतिरिक्त खर्च कर पुरानी कीमत पर बेचा गया था। 2010 में 19 लाख पाउंड में लंदन की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा को बेच दी थी। ईडी का दावा है कि संजय भंडारी नहीं बल्कि इस संपत्ति के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। दिल्ली के मालछा मार्ग में भी वाड्रा की संपत्ति को लेकर बीजेपी ने खुलासा किया और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा के नाम पर है, जो रॉबर्ट वाड्रा का बेहद करीबी माना जाता है। There is a property in Malcha Marg which is owned by one जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी। संबित पात्रा ने सवाल पूछा कि कांग्रेस बताए कि वाड्रा एक करोड़पति से अचानक करोड़पति कैसे बन गया, जबकि कंपनी खोलने के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। एक करोड़पति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा? ये जो रॉबर्ट वाड्रा करोड़पति था, 1 लाख रुपए इसके पास कंपनी खोलने के लिए नहीं थी। आज पूरे विश्व में इसके फ्लैट बने हुए हैं। ये कहां से फ्लैट बने रॉबर्ट वाड्रा के? कौन देगा इसका जवाब? मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर दांव खेलकर विरोधियों को हैरत में डाल दिया, लेकिन प्रियंका के महासचिव की कुर्सी संभालने से पहले दिल्ली में उनके पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। इस पोस्टर पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के इस पोस्टर पर सियासी बवाल मच गया। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका नया ऑफिस मिलने के बाद ही दिल्ली में कई जगह कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए थे। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। यही वजह है कि वाड्रा के इस पोस्टर पर संग्राम छिड़ गया। वाड्रा वाले इस पोस्टर में नए अंदाज में नारे भी लिखे गए हैं, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस कट्टर सोच नहीं बल्कि युवा जोश पर यकीन करती है। अब तक प्रियंका गांधी के जो भी पोस्टर्स लगते थे वो कहा जाता था कि उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लगाते हैं। मैं इस वक्त 24 अकबर रोड के बाहर खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं कल से रात से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कट्टर सोच नहीं युवा जोश, और नीचे राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों की फोटोग्राफ जो है वो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है जन जन की है यही पुकार, राहुल जी प्रियंका जी अब की बार। इस पोस्टर को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये पोस्टर्स उसने नहीं लगाया है। हालांकि ऊपर जो टैगलाइन लिखी हुई है कट्टर सोच नहीं युवा जोश, ये पुरानी टैगलाइन है। यार 2014 के पहले ये टैगलाइन कांग्रेस ने दी थी राहुल गांधी को जब आगे बढ़ाया था, लेकिन प्रियंका के साथ साथ रॉबर्ट का जो पोस्टर है इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। ये है कांग्रेस समर्थक जगदीश शर्मा, जो पोस्टर हटाए जाने पर आग बबूला हो गए। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा के करीब 150 से ज्यादा पोस्टर लगाने वाले जगदीश शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ईमानदार हैं, लेकिन बीजेपी उनको फंसा रही है। जगदीश जी, इस पोस्टर को लेकर खूब बवाल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका की फोटो है, राहुल की फोटो है, रॉबर्ट की फोटो क्यों लगाएगी? देखो, बवाल इसलिए हो रहा है कि बीजेपी इसको हटवा रही है और बीजेपी राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का भाग्य बदलना चाहती है। वो भगवान हो गए हैं। इस पोस्टर में ऐसा क्या गलत है जो मुझे नहीं लगाना चाहिए? रॉबर्ट साहब एक ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है। प्रियंका गांधी के पति हमारे कांग्रेस के परिवार के हैं, तो इसमें बुरा क्या मुझे बताइए? रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर मैंने लगाया है और हमेशा लगाता रहूं। दरअसल दिल्ली में लगे इन पोस्टरों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो कई जगह से कांग्रेसियों ने कुछ ही घंटों में ये पोस्टर उतरवा लिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर 2 अपराधियों के पोस्टर लगे थे। दोनों अपराधी जमानत पर बाहर हैं। 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं और जो पोस्टर लगा हुआ है उनके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, आप अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। जिनको ईडी पूछताछ कर रही है उन अपराधियों के पोस्टर आप लगाते हैं। धिक्कार है। 2019 की लड़ाई भ्रष्टाचारियों बनाम मोदी की है। 2019 की लड़ाई द गैंग ऑफ करप्ट वर्सेस ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंटेड बाय मोदी जी की है। पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई तो इस विवाद में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी।
आज रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के पति हैं और बहुत दिनों से ये लोग इनके अच्छे संबंध हैं और भगवान करे कि उनका संबंध रहे। उनका जो नाम तमाम सारी चीजों में घसीटा जा रहा है, आज तक भाजपा के पास कोई भी चीज, एक बात भी प्रमाण की नहीं हुई। वो उनकी इमेज खराब करने के लिए कोई काम करते हैं। इसके लिए बहुत ही मडस्लिंगिंग तो राजनीति में आजकल दांव पेच है। और पहली बात, क्या यह आधिकारिक तौर पर एआईसीसी का पोस्टर है? नहीं ना। एक कई पोस्टर्स लगे हैं बीते दिनों में, जब मेरे प्रधानमंत्री जी को राम से लेकर हनुमान दिखाया गया है, विष्णु बताया गया है, तब ये मैं सेंस ऑफ एजिटेशन नहीं देखता हूँ। ये एक संकीर्ण दायरे में सोच नहीं होनी चाहिए, तराजू बराबर दिखना चाहिए। और अब बात ऐसी खबर की जिससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। आईटीवी नेटवर्क के न्यूज़पेपर द संडे गार्डियन ने यह बड़ा खुलासा किया है कि साल 2011-12 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब एक के बाद एक करप्शन के आरोपों से वो घिरती जा रही थी और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन चरम पर था। तब सरकार में ही शामिल 4 मंत्रियों ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस समय आरोप लगाया गया था कि हिंदुस्तान की सेना मनमोहन सरकार का तख्तापलट करने वाली है। द संडे गार्डियन की खबर पर बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठी खबर छपवाकर सेना को बदनाम करने और साजिश रचने का आरोप लगाया है। आईटीवी ग्रुप के अखबार संडे गार्डियन की खबर से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल के दौरान 2012 में सैन्य तख्तापलट की खबरों को लेकर बीजेपी ने द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। ये रिपोर्ट 3 फरवरी 2019 को द संडे गार्डियन ने छापी थी, जिसका हवाला देकर बीजेपी ने कहा कि यूपीए 2 के शासन में सेना के खिलाफ तख्तापलट की गलत खबरें छपवाकर सेना को बदनाम किया गया। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनमोहन सरकार के 4 मंत्री इस साजिश में शामिल थे। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है। साथ ही संसदीय कमेटी से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये सैन्य तख्तापलट की जो कांग्रेस के द्वारा एक साजिश, एक ड्रामा रचा गया और उस ड्रामे के तहत भारत की सेना को जलील करने की एक षड्यंत्र रचा गया यूपीए 2 के सरकार के दौरान। क्या राहुल गांधी इन मंत्रियों के पीछे, इस साजिश के पीछे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा इस प्रकार का निर्णय कोई मंत्री नहीं कर सकता है? यह मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हम जांच की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय देश की सेना के साथ साजिश रची गई। 4 मंत्रियों ने मिलकर अखबार में झूठी खबर छपवाकर देश की सेना को बदनाम किया। ये देश के साथ गद्दारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आईबी पर दबाव बनाकर झूठी खबर पर मुहर लगवाने की कोशिश भी की। 4 केंद्रीय मंत्री जो मनमोहन सिंह सरकार में बड़े मंत्री के रूप में काम किए थे, उन्होंने देश के आर्मी के खिलाफ गलत खबरें छपवाने की उन्होंने साजिश किया है। और जो सैन्य तख्तापलट की झूठे खबर न्यूज़पेपर्स में छपवा करके देश की सेना की अपमान और उनके साथ गद्दारी किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उस वक्त भी बीजेपी वालों ने ही ये सारी अफवाहें उड़ाई थी। कांग्रेस ने पूछा कि जब सरकार इनकी है तो उन मंत्रियों के नाम जाहिर क्यों नहीं करते। ये उस वक्त के सोशल मीडिया की और मीडिया के अंदर इस तरह के कुछ गायबाना सी सूत्रों के अनुसार खबरें थीं और ये खबरें इन लोगों के द्वारा फैलाई हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया में उस वक्त ये बड़े तेजी से बढ़ रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए। और आप देख भी सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व किया था जो आज इनकी सरकार के अंदर मंत्री है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी एक डिसिप्लिन फौज के जनरल थे। सरकार इनकी कुछ सबूत मिला है नहीं। आईबी के पास जानकारी ये है कि आईबी के पास में जानकारी, उन मंत्रियों के नाम भी होंगे उनके पास में। उन मंत्रियों के नाम अगर हैं तो उनके सबूत भी होंगे उनके पास में। तो आईबी के पास तो सभी कुछ होता है ना। आईबी ऐसे तो काम नहीं करती है। अगर आईबी के पास में है तो शायद क्यों नहीं करते हैं।
आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आज से 7 साल पहले क्या हुआ था। 4 अप्रैल 2012 को एक अंग्रेजी अखबार में आशंका जताई गई थी कि जनरल वीके सिंह मनमोहन सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे। खबर के मुताबिक 16 जनवरी 2012 को सरकार को बिना बताए 2 सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। खबर के मुताबिक हिसार से सेना की 33वीं आर्म डिवीजन राजधानी से 150 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। इस यूनिट में 48 बख्तरबंद वाहनों में टैंक थे। दिल्ली के लिए सेना की दूसरी टुकड़ी का कूच आगरा से हुआ, जहां से 50 पैरा ब्रिगेड की टुकड़ी पालम तक पहुंच गई थी। कहा गया कि ये दोनों टुकड़ियां रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और इन टुकड़ियों का इरादा मनमोहन सिंह सरकार का तख्ता पलट करना था। चुनाव से पहले बीजेपी ने द संडे गार्डियन की खबर को हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 100 से भी ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चल रहे 38 मामले वापस लेने की सिफारिश की है। चुनावी माहौल में उठाए गए इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई है। योगी सरकार की ओर से विशेष सचिव जेपी सिंह की तरफ से पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था। इस पत्र में डकैती, आगजनी, लूट, धार्मिक स्थानों पर बवाल करने और विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने के मामले में केस वापस लेने की सिफारिश की गई है। ये सारे मामले मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। योगी सरकार ने माना है कि सारे मुकदमे राजनीतिक रंजिश के तहत दर्ज किए गए थे और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। इस संबंध में राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दर्ज किए गए 175 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए कहा है कि हमारी सरकार आते ही इन सबको दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। एक अपराधी द्वारा कई अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इन सबको दोबारा भेज देंगे जेल। सितंबर 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें 60 लोग मारे गए थे। इस हिंसा में हजारों लोग बेघर हो गए थे। दंगों की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी टीम ने 175 मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने 6,869 आरोपी लोगों पर केस दर्ज किया, जबकि 1,480 लोगों को दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी के मुताबिक मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 54 मामलों में अब तक 418 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी किए जा चुके हैं। दंगों में हजारों लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया था। आज भी दंगा पीड़ित जहां तहां राहत शिविरों में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दंगा पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वाले दिन बापू के पुतले को गोली मारने वाली हिंदू महासभा की महिला नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ में 30 जनवरी को हुई इस शर्मनाक घटना पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। हालांकि आरोपी पूजा शकुन पांडे को अपने किए पर आज भी कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी के पुतले के जरिए उनकी हत्या का सीन दोहराने की मुख्य आरोपी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पूजा शकुन के साथ उनके पति अशोक पांडे को भी अलीगढ़ के टप्पल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बीते करीब 1 हफ्ते से दबिश दे रही थी। इस बीच पेशी के लिए कोर्ट लाई गई पूजा और उनके पति ने अपने किए पर किसी तरह का पछतावा न होने की बात कही। कोई नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार किस किस को है, ये फैसला मीडिया करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं, वो मजबूर है, सिस्टम के अधीन है। लेकिन लेट्स सी, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया। जिन्ना को पूजने वाले आजाद हैं, भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले आजाद हैं, लेकिन अगर भारत माता की जय बोल करके गांधी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसका ये परिणाम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम संघर्ष माता की जय बोल करके गांधी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उसका ये परिणाम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, काम हम करेंगे, कोई दिक्कत काम नहीं। कर रही है। हमें फांसी दे दी जाए, हमें और गर्व महसूस होगा।
30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इन दोनों ने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या के सीन को दोहराया था। इसके लिए इन्होंने एक पुतले पर गांधी जी का पोस्टर लगाकर उस पर खिलौने वाली पिस्टल से गोलियां चलाई थी। वायरल हुए वीडियो में सभी लोग गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते भी नजर आए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में पूजा और अशोक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूजा और उसके पति समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार भी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार भी एसपी बीएसपी की दुकानों पर अलीगढ़ के ताले लगा देगी। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी अयोध्या में उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। उन्होंने कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत अन्य पार्टियों से राम मंदिर पर अपना एजेंडा साफ करने को कहा। वहां से पूछ रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर का क्या हो। आप लोगों के मन में भी सवाल है ना? मैं आप स्पष्ट करने आया हूं यहाँ पर अलीगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो ही स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। अलीगढ़ के मंच से कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों पार्टियों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने का तय है कि हम भव्य राम मंदिर वही चाहते हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा अपना एजेंडा क्लियर करे कि आप राम मंदिर बने वो चाहते हो या नहीं चाहते। वीएचपी ने चुनाव तक राम मंदिर मुद्दे पर विराम लगा दिया है, लेकिन वीएचपी के यू टर्न पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया। वीएचपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा अब लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाएगी। देश भर में धर्म सभाओं को आयोजित करने के बाद जिस तेजी से मंदिर निर्माण का मुद्दा उछला था, उस पर अब खुद वीएचपी ने विराम लगाते हुए कहा कि वो इस पवित्र मुद्दे के राजनीतिकरण को रोकना चाहती है। इसलिए उसने चुनाव तक राम मंदिर निर्माण का मुद्दा न उठाने का फैसला किया है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर 4 महीने तक राम मंदिर के आंदोलन पर विराम लगाया गया है, जिसके बाद अब कोई भी ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि उनका संगठन किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। देश का राजनीतिक वातावरण साफ रहे, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी नेता वीएचपी की ओर से दी गई इस रियायत पर बेहद संभल कर बोलते दिखाई दिए। राम मंदिर तो बनेगा, राम मंदिर कौन रोक सकता है? विश्व हिंदू परिषद के इस कदम से राहत मिली है बीजेपी को? मुझे नहीं बताया विश्व हिंदू परिषद ऐसा कदम क्या लिया हुआ है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल, राम का मुद्दा कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था, और जो नरेंद्र मोदी ने 67 एकड़ जमीन को वापस करने के लिए याचिका दी है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है और विश्व हिंदू परिषद इसका सम्मान, देश ने सम्मान किया है। तो हम विश्व हिंदू परिषद ने समय दिया है 4 महीने। तो आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले काम शुरू हो जाएगा इन 67 एकड़ जमीन पर? अब जब भी हो, हमें भरोसा है कि होगा। और अब आगे, देश की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी प्रोफेसर्स की संख्या 0 है, वहीं एससी प्रोफेसर महज 3.4% है, तो एसटी समुदाय के प्रोफेसर की तादाद सिर्फ 0.7% है। इस कमी को भरने के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन ये कमी नहीं भर पाई। उल्टे 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लगभग बेअसर हो गया है। संवैधानिक आरक्षण को नकारने वाले 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आज कई पार्टियों ने संसद में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में आज 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
समाजवादी पार्टी, आरजेडी और सीपीआई सांसदों ने मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने की मांग की। हाथों में तख्तियां लेकर सांसदों ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को SC, ST और OBC का हक मारने वाला बताया। पहले आप ये समझिए कि रोस्टर सिस्टम होते क्या हैं। 200 पॉइंट रोस्टर बहाल करो, बहाल करो, बहाल। दरअसल रोस्टर पद की स्थिति बताने का फॉर्मूला होता है। रोस्टर से ये तय होता है कि जिन पदों पर नौकरी निकली है उनमें से कितने पद आरक्षित होंगे और कितने अनारक्षित। दरअसल यूनिवर्सिटीज में शिक्षक बनाने के लिए साल 1997 में SC, ST समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया गया था। तब पदों में आरक्षण लागू करने के लिए 40 पॉइंट रोस्टर बनाया गया। 2007 में जब उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण लागू हुआ तो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाया गया। ST को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए 0.5 ST सीट को राउंड फिगर में करने के लिए बेस को 100 से 200 किया गया। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटी या कॉलेज को 1 यूनिट माना जाता है। जैसे अगर हिंदी विभाग में 6 वैकेंसी निकली और इतिहास में 4, तो इतिहास के पदों को 7वें नंबर से गिना जाएगा। इस हिसाब से 200 पदों में से हर चौथा पद OBC को मिलेगा, हर 7वां पद SC को मिलेगा और हर 14वां पद ST उम्मीदवार को मिल जाएगा। पदों की इस गिनती को 200 तक ले जाया जाएगा और 200 पद पूरे होने पर ये क्रम फिर 1 नंबर से शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से संवैधानिक आरक्षण लागू हो सकता है। लेकिन पिछले साल BHU के एक शोध छात्र की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 200 पॉइंट रोस्टर को रद्द करते हुए 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, लेकिन 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम फिर से लागू हो गया। अब आप 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को भी समझिए। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में भी हर चौथा पद OBC को मिलेगा, हर 7वां पद SC को मिलेगा और हर 14वां पद ST उम्मीदवार को मिलेगा। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर में यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जगह डिपार्टमेंट को यूनिट माना गया है, यानी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है। आसान भाषा में इसे आप यूँ समझ सकते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा। इसके बाद चौथा पद OBC को मिलेगा, लेकिन 5वां और 6ठा पद फिर अनारक्षित हो जाएगा। इसके बाद 7वां पद SC को मिलेगा और 8वां पद OBC को जाएगा, लेकिन 9वां, 10वां और 11वां पद फिर से अनारक्षित हो जाएगा। 12वां पद OBC को मिलेगा और 13वां पद फिर से अनारक्षित हो जाएगा। 14वां पद ST को मिलना चाहिए, लेकिन इस गिनती को 13 पर ही रोक दिया गया। इसका मतलब ये कि ST उम्मीदवार को कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होते ही यूनिवर्सिटीज ने सालों से लंबित शिक्षकों की भर्तियां निकालनी शुरू कर दी है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज 2 या 3 पद ही निकाले जा रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से ऊपर के सभी 3 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिल जाते हैं, जबकि SC, ST और OBC उम्मीदवारों का नंबर आता ही नहीं है। इसलिए 13 पॉइंट रोस्टर की जगह पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू करने की मांग हो रही है। BSP, समाजवादी पार्टी, RJD समेत कई पार्टियां अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करने की मांग कर रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने वाले बिल का पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। NDA की सहयोगी पार्टियां भी बिल का विरोध कर रही हैं। आज संसद परिसर में भी पूर्वोत्तर के सांसदों ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का विरोध किया। संसद परिसर में पूर्वोत्तर बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाने वाले ये सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सांसद हैं। आज संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इन सभी ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। हाथों में पोस्टर्स लेकर सांसदों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को काला कानून बताया। इन लोगों की मांग है कि सरकार को नागरिकता संशोधन बिल तुरंत वापस लेना चाहिए। Our demand is you see this Citizenship Amendment Bill 2016. From the very beginning, the Congress Party, we have been demanding to scrap it. But today, we all the MPs
Earlier we have staged it from the MPs from Assam, Congress MPs from Assam of both houses, and today all the MPs from Northeast region except the BJP, the MPs of both houses, we today staged this demonstration, protest demonstration, demanding immediate scrap of this most controversial, most dangerous citizenship amendment. नागरिकता संशोधन बिल 2016 लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पास होना बाकी है। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये नागरिकता संशोधन बिल है क्या। ये विधेयक उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है। इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर नागरिकता मिल जाएगी। राजनीतिक दल जहां इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बिल बताकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर के लोग इसे मूल निवासियों पर बुरा असर डालने वाला बिल बता रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के ने ओडिशा में कालाहांडी और राउरकेला में रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ किया जाएगा। साथ ही देश में न्यूनतम आय गारंटी की योजना भी लागू की जाएगी। 2500 रुपए छत्तीसगढ़ के हर किसान को छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए दाम देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां पे 2500 रुपए, यहां पे नवीन पटनायक जी की सरकार आपको क्या रेट देती है? क्या रेट मिलता है आपको यहां? वहां पे 2500, यहां क्या रेट मिलता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, कितना मिलता है? मैं आपको सीधा बता देता हूं और अच्छी तरह सुनिए। जो काम बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में किया, जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं उनके सामने कह रहा हूं, वो 2500 देते हैं, यहां हम 2600 देंगे। और जो उन्होंने वहां काम किया कर्जा माफी का, वही काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ओडिशा में करके दिखा देगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मोतिहारी में गरीबों के बीच बैंक खाते खुलवाने की होड़ मच गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। गरीबों के बीच ये अफवाह वायरल हो चुकी है कि बैंक खाते में सरकार 30-30 हजार रूपए भेजने वाली है। देखिए, डाकघर के बाहर भूखी प्यासी महिलाओं की भीड़ एक अफवाह के बाद टूट पड़ी है। ये तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पोस्ट ऑफिस के डाकिया बाबू से लेकर हर कर्मचारी टेंशन में हैं। दरअसल ये महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए इस उम्मीद के साथ लाइन में खड़ी हैं कि उनके खाते में पीएम मोदी 30-30 हजार रूपए डलवाने वाले हैं। जैसे ही ये अफवाह पूरे इलाके में फैली, महिलाओं ने डाकघर में खाता खुलवाने के लिए धावा बोल दिया। खाता खुलवाने आएंगे। क्या सुन के मतलब क्या लगा कि इस भीड़ में खाता खुलवाने आएंगे? इस भीड़ में लगा है कि 30,000 खाता खुलवाने से 30,000 रुपया मोदी सरकार देंगे। मोदी सरकार कुछ न कुछ सोचेंगे, पैसा कौड़ी के बारे में गरीबों को देंगे, खाता पर, इसीलिए भीड़ लगा हुआ है। डाकघर पर महिलाओं की भारी भीड़ देखकर पोस्ट मास्टर साहब को पुलिस फोर्स बुलानी पड़ गई। सर, 26 जनवरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अनाउंस किए, उसी वजह से देहाती क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। भोर में सर 3 बजे के 4 बजे के आसपास में ट्रेन से उतर के सब आ रहे हैं। अच्छा, कि रुपया आएगा हमको अकाउंट में। तो नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।